अब ये देखो, ये 16 करते हैं, क्या बोलता है, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन आफ्टर 20 ईयर्स, यानी 20 साल बाद हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द एजेस ऑफ द फादर। अबे मतलब फादर की एज निकालनी अपने को, किसकी, फादर की, निकाल लेंगे। देखो 2 केसेस है। अब यहां पर क्या करना, प्रेजेंट एज पिताजी की x बोल दो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x, और प्रेजेंट एज सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम लोग बाकी लिख देना, उसको मैं y बोल रहा हूं, अच्छे से समझना। एज ऑफ द फादर, पिताजी की जो एज है, इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यानी नहीं बच्चों, एक बच्चा और दूसरा बच्चा दोनों की प्रेजेंट एज का सम हम लोगों ने y ले लिया। यहां पर एक बच्चा और दूसरा बच्चा दोनों की प्रेजेंट एजेस का सम हम लोगों ने y लिया है। तो यहां पर बोल रहा है कि जो पिताजी है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके आप लिख सकते हो यहां पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो पिताजी है ना वो 2 गुना है सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन के। जो पिताजी की एज है ना वो 2 गुना है सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन के। एक इक्वेशन तो यहां से बन गई, ये बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, आगे आफ्टर 20 ईयर्स यानी 20 साल बाद। अब 20 साल बाद क्या होगा, धमाल मच जाएगा सर। कैसे, क्योंकि पिताजी अब 20 साल बड़े हो गए। आफ्टर 20 ईयर्स, अब 20 साल बाद देखो क्या हुआ, जो पिताजी थे अभी उनकी एज अगर x है, प्रेजेंट एज, अगर मेरी अभी एज है 15 ईयर्स, तो 20 साल बाद कितना होगा, 15 + 20 दैट मींस 35। अच्छा, अगर पिताजी अभी x के हैं, तो 20 साल बाद क्या होगा, 20 बढ़ जाएंगे, यानी x + 20 के हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे, x + 20 के हो जाएंगे। जो बच्चों की एजेस का सम है वो y है, तो 20 साल बाद क्या होगा सर, बच्चों की एजेस का सम। अब खुद से पहले समझो, बच्चे 2 है, अगर एक बच्चा 20 साल से बढ़ेगा तो अगला भी तो 20 साल से बढ़ेगा। दैट मींस आप y में 20 प्लस नहीं करोगे, आप y में प्लस करोगे 40। आप y में कितना प्लस करोगे, 40। y में कितना प्लस करोगे, 40। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? हो गई सर। अब आ जाओ आगे की बात समझते हैं। तो 20 साल बाद क्या हुआ, हिज एज यानी कि पिताजी की एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। हिज एज यानी कि पिताजी की एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। पिताजी की एज सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन के बराबर थी, यानी यहां पर x + 20 बराबर है y + 40 के। तो थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा x - y = 20। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये पहली, ये दूसरी। दोनों को अगर आपने सॉल्व किया तो यू विल गेट x एंड y। अब मैं सिंपल सी एक बात बोल रहा हूं वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x नॉट y। तो हम लोग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हम y को क्यों ही कैलकुलेट कर रहे हैं? सीधा सीधा x के लिए खेलो ना, सीधा सीधा क्या करो, x के लिए खेल लो। यहां से एक काम करो, यहां से आप y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 20 - x, है ना, या y इधर आ गया तो x - 20 सब्स्टिट्यूशन मेथड ही खेल रहे। तीसरी इक्वेशन मैंने क्या बोला, मैंने बोला y उधर भेज दो, 20 इधर आ जाएगा तो x - 20 हो गया। तीसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन को उठाओ, इसमें डाल दो। तीसरी इक्वेशन को उठाओ, सीधा इसके अंदर डाल दो। तीसरी इक्वेशन को जब इसमें डाला तो आपके पास x कितना आ गया सर, x तो आ गया 2 × y की जगह पे x - 20। ठीक है, तो x बराबर 2x - 40, तो 40 अगर इस साइड आ गया तो 2x में से x माइनस, तो x आ गया। यानी कि बच्चों पिताजी अभी 40 साल के, पिताजी अभी कितने के, पिताजी अभी 40 साल के। ये हो गया 16th क्वेश्चन। आसान है, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, आसान है, आसान है।
क्लियर है? तो पिताजी की जो एज है ना वो 40 साल है, तो जो पिताजी हैं वो 40 इयर्स के। शॉर्ट में लिख रहा हूं यार, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, चलेगा? चलेगा। आओ 17वां क्वेश्चन देखते हैं। अब यार ये बहुत ज्यादा आसान आसान से क्वेश्चंस आ गए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, एक फ्लाइट है भाई 600 किलोमीटर की, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एयरक्राफ्ट जो था वो स्लो हो गया, ठीक है, बैड वेदर की वजह से। अगर उसकी एवरेज स्पीड देखी जाए ट्रिप की तो वो 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गई और जो टाइम ऑफ फ्लाइट था ना वो बढ़ गया। सिंपल सी बात यार, सिंपल सी बात क्या है कि यार यहां पर क्या हुआ ना, यहां पर बैड वेदर के कारण अब उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया, बैड वेदर के कारण स्पीड को कम कर दिया, तो जहां पर भी वो पहुंचना था अब वो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेगी। सिंपल है। तो हम लोगों को ओरिजिनल ड्यूरेशन निकालना है फ्लाइट की, बहुत ज्यादा आसान है, आप समझो, आपको बहुत मजा आ जाएगा। मैंने बोल दिया यहां पे कि एवरेज स्पीड कम कर दी गई ना, तो पहले उसकी स्पीड कितनी थी, तो मैंने बोल दिया लेट द ओरिजिनल स्पीड, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट, ऑफ एन एयरक्राफ्ट बी एक्स। हमने क्या बोला, हमने बोला ओरिजिनल स्पीड एयरक्राफ्ट की हम कितनी मान रहे हैं, अभी एक्स मान रहे हैं, तो उसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना था, 600 किलोमीटर का। तो यार मेरे मम्मी ने सिखाया है कि स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, मैंने बचपन में जान लिया था। तो अब आप खुद एक बात को अच्छे तरीके से समझो, अगर मैं यहां से टाइम निकालना चाह रहा हूं तो इट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, तो टाइम यहां से कितना आ जाएगा सर, डिस्टेंस, टाइम यहां से कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितनी एयरक्राफ्ट की, एक्स है। तो एक चीज तो आपके पास ये बन गई, लेकिन 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 अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि बैड वेदर था, बैड वेदर था, तो अब उसकी जो स्पीड है ना, अब उसकी जो स्पीड है ना उसमें उसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। यार सिंपल सी बात है, बारिश का टाइम है, अगर ऐसे ही नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सी चीज है, अगर सब कुछ नॉर्मल है, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो हम लोग आराम से 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हम लोग कार या बाइक को चलाते। लेकिन जब बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है तो यार सिंपल सी बात है, हमारी स्पीड कम हो जाती है, 30 हो जाती है, 40 हो जाती है, एम आई राइट? तो बैड वेदर के कारण वही हुआ, अभी हमारी नॉर्मल स्पीड चल रही थी मास्ट एक्स, अब नहीं चल रही, अब चल रही है। तो अब हमने क्या करा, एक सेकंड यार, तो यहां पर ओरिजिनल स्पीड है एक्स, डिस्टेंस है इतना, भाई क्या हो रहा है भाई, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी मत हो बंद प्लीज, थोड़े से क्वेश्चंस बचे, कर लेता हूं प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे को टच करने में डर लग रहा भाई इसको। तो ये हो गया हमारे पास टाइम 1। अब हमने क्या बोला कि हाँ, तो बैड वेदर था तो हमारी 200 किलोमीटर पर आवर हम लोगों को कम करनी पड़ी। तो न्यू स्पीड की बात करेंगे यार अब हम लोग, नई स्पीड। तो नई स्पीड कितनी है, जितनी भी थी उसमें से हम लोगों ने 200 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, यानी x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, यानी x माइनस 200। अच्छा यार मैंने बोला कि एक टाइम ये है, एक टाइम दूसरा ये है। अब आप 2 मिनट यहां पे अच्छे तरीके से सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं टाइम तो दोनों है, लेकिन ये कौन सा टाइम है, जब हमारे पास नई स्पीड थी, जब हमने स्पीड को कम कर दिया तो टाइम ये ज्यादा लेगा। अब यहां पर एक केस आता है जो कि वो बोलता है भाई 30 मिनट्स। अरे भाई मिनट्स का क्या गेम है, हम लोगों को टाइम तो आर में चाहिए ना, तो 30 मिनट्स को आप आर में कन्वर्ट करोगे तो मिनट को जब आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 30/60, यानी कि हाफ एन आवर, हाफ एन आवर ना, मिनट को जब आप आर में कन्वर्ट करोगे डिवाइड बाय 60, दैट मींस हाफ एन आवर। इसलिए हम 30 मिनट्स को क्या बोलते हैं कि आधा घंटा, आधा घंटा। यानी अब वो बोल रहा है भाई कि लंच करने कब चलोगे या चलोगी, तो अपन बोलते हैं 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स का मतलब है आधा घंटा। ओके ओके सर, आगे बढ़ाते।
तो अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप बस ये बता पाओ कि भाई T1 में से T1 बड़ा या T2, तो आपका पूरा गेम ही सॉल्व हो जाएगा। आप मुझे बस इतना बताओ T1 बड़ा या T2 बड़ा। आपने बोला सर भगवान बड़ा, अरे वो तो है, हमेशा है, लेकिन 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 सिंपल सी बात है, अगर हमने यहां पर स्पीड को कम कर दिया तो ये टाइम ज्यादा लेगा, टाइम ज्यादा लेगा, डेट मींस टाइम बड़ा है ना यहां पे। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि T2 T1 से बड़ा है, T2 T1 से बड़ा है। अब बड़े में से ही तो छोटे को माइनस करते हो ना आप लोग, तो बड़े में से छोटे को माइनस किया और बराबर में सिर्फ हाफ एन आवर रख दो, खत्म, क्योंकि टाइम में से टाइम को माइनस करोगे तो टाइम ही आएगा। तो T2 आपके पास कितना है 600 अपॉन x माइनस 200, माइनस T1 आपके पास कितना है 600 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1/2। मैं क्या बोल रहा हूं, इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक से यहां पर x निकल के आएगा, यहां से क्वाड्रेटिक से x निकल के आएगा, वो x क्या आएगा मुझे आप लोग कमेंट में बता देना, ठीक है, कमेंट में बता देना जो भी आप लोगों के पास x आ रहा है। ये हो गया आप लोगों के पास 17th क्वेश्चन। आगे बढ़ाए, चलो अब देखते भाई ये 18th क्वेश्चन क्या बोलता है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये और ये इज इनकंसिस्टेंट, कौन कौन सी इक्वेशन है, एक तो ये है, दूसरी ये है, ये दोनों क्या है, ये दोनों इनकंसिस्टेंट है। यार सिंपल सी बात है, इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, नो सॉल्यूशन। तो एक ये दूसरी ये, दोनों इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यानी कंडीशन हो जाएगी हमारे पास A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बट इट्स नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अब क्या, A1 है आपके पास 3, तो ये आ गया 3 अपॉन A2 आपके पास कितना है 2k माइनस 1, तो ये आ गया 2k माइनस 1। B1 आपके पास कितना है 1 और B2 आपके पास कितना है, B2 आपके पास k माइनस 1 इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू C1 बाय C2, जो कि लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिख भी रहे हो तो फिर 1 अपॉन 2k प्लस 1 लिख सकते हो। अगर ये चीज इसके बराबर है तो हम यही चीज लेंगे ना, तो 3 का k माइनस 1 के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करवा दो, ये पार्ट इधर आ जाएगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1। इसके बाद 3 से जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। 2k जैसे इधर आ गया तो 3k में से 2k गया, k हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस 3 गया राइट साइड में, तो माइनस 1 प्लस 3 हो गया 2। देखो 2 क्या आया, 3k में से 2k गया, k बचा, माइनस 3 गया राइट साइड, माइनस 1 प्लस 3 कितना हो गया 2 हो गया, दैट्स इट, खत्म, खेल खत्म। तो k आपके पास आ गया 2। भाई पता है धक धक होने लगती है कि जब ऑप्शन ही नहीं दिखे तो K2 आया, मैंने देखा भाई माइनस 1 0 1, लेकिन 2 तो दिख ही नहीं रहा, फिर नीचे घुमा के देखा तो D दिख गया मेरे को। पर भाई एक चीज और है जो कि है ये चीज कि √5 को इररेशनल प्रूफ करो। अगर गिवन है √5 एक इररेशनल है और आपको प्रूफ करना है कि एक इररेशनल है, उससे पहले ये वाला करते हैं, उससे पहले हम लोग ये वाला एक क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपको प्रूफ करना है कि √5 एक इररेशनल है तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं। देखो एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में आपको समझाता हूं। मान के चलो कि मेरे हाथ में एक चूहा है, अब मैं बोल रहा हूं कि आप इसको प्रूफ करो कि ये एक बिल्ली है। अब आप पूरा लग गए इसको बिल्ली प्रूफ करने में, लेकिन एट द एंड अगर ये बिल्ली प्रूफ नहीं हो पाई, दैट मींस ये क्या है, ये चूहा है ना, यही होगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड भी यही होता है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। कौन से मेथड से, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। हमें यहां पर बोल रहा है √5 एक इररेशनल है, ये आप साबित करो, तो साबित कर सकते हैं लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। अब हम इस तरह बोल देंगे कि √5 लेट √5 बी माई रैशनल नंबर, यानी √5 क्या है, √5 मेरा एक रैशनल नंबर है। यार सिंपल सी बात है, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो बस √5 को हम लोगों ने क्या कर दिया, p/q के फॉर्मेट में लिख दिया, जहां पर p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स है। अब आप पूछोगे सर देखो क्या बताना क्या चाह रहे हो, को प्राइम नंबर क्या होता है, पहले वो होता। बच्चों कोई भी ऐसे दो पेयर ऑफ नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। मैंने क्या बोला, फिर से सुनो, कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
1 आता हो, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स को हम कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। आपने बोला ठीक है, क्यू को इधर भेजा तो ये हो जाएगा √5 क्यू बराबर हो जाएगा p। फिर अब क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करना, दोनों साइड स्क्वायरिंग करा तो √5 क्यू का होल स्क्वायर बराबर आपके पास हो गया p स्क्वायर। √5 क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 5 क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब यहां पर एक बात समझो, 5 को जब आप p स्क्वायर के साथ डिवाइड करवाओगे, मैंने यहां पर बोला कि भाई यहां पर 5 क्या कर रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जैसे ही आपने ये बोला, मैंने बोला कि भाई 5 p को भी डिवाइड करेगा उस हिसाब से। तो अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है, अगर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, इफ 5 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स p। अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दैट मींस 5 p को डिवाइड कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो 5 इज अ प्राइम फैक्टर, 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ p, हा या ना। तो उस हिसाब से 5 तो p का प्राइम फैक्टर हुआ अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है तो। चलो, तो यहां पर बात का बतंगड़ बन गया। अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने बोला कि अगर 5p का प्राइम फैक्टर है अगर 5p का प्राइम फैक्टर है तो इसको थोड़ा और आगे तक खींच के चलते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर p की जगह पे टेक p बराबर 5, जो रूट के अंदर है आपको वो लेना है और साथ में किशोर सर का नाम लेना है। अब आपको p की जगह पे जो रूट के अंदर है वो लेना है और साथ में किशोर सर का नाम लेना है और इसको पुट कर देना है कहां पर, लिख देना वेयर k इज एनी नंबर, k इज एनी नंबर, जहां पर k कोई भी नंबर हो सकता है। और इस p बराबर 5k को आपको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डालना है और इस p बराबर 5k को आपको पहली इक्वेशन में डालना है। डाल दो तो 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p की जगह पे 5k डाला तो ये हो गया 5k का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर। सिंपल सी बात है यार, ये हो जाएगा 5 5 जा 25। अब आप बात को अच्छे से समझो, मैंने बोला कि यहां पर 5 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दैट मींस 5q को भी डिवाइड कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर 5q को डिवाइड कर रहा है दैट मींस 5 इज अ प्राइम फैक्टर, 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। अब सुनना, 5 अगर p का फैक्टर है, 5 अगर q का फैक्टर है, तो हमने तो स्टार्टिंग में क्या बोला था कि p और q तो को प्राइम नंबर है, यानी उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर होगा तो वो 1 के अलावा कोई और होगा नहीं। लेकिन आगे चल के हमने तो साबित कर दिया कि 5 भी एक फैक्टर निकल रहा है, दैट मींस ये लोग को प्राइम नंबर नहीं हुए ना। अगर हमने ये साबित कर दिया कि 5 p का प्राइम फैक्टर है और q का भी है, तो इसका तो ये मतलब हुआ ना कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं 5 है। अगर 1 नहीं 5 है दैट मींस ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर तो वही होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो अगर 1 है ही नहीं यानी वो को प्राइम है ही नहीं, अगर वो को प्राइम है ही नहीं यानी कि वो रैशनल है ही नहीं, अगर वो रैशनल है ही नहीं यानी कि वो इररैशनल है। ऐसे करने का, ठीक है। तो यहां पर लिख देना, यहां पर क्या लिखोगे आप लोग, लिख सकते हो 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, ऑफ बोथ p और q। तो बस लास्ट में सीधा सिंपल कुछ भी नहीं लिखना, सीधा सिंपल लिख देना hence this contradicts the fact that, hence this contradicts the fact that √5 is an irrational number, that √5 is an irrational number। साफ साफ यहां पर साबित हो गया कि √5 आपके पास क्या है, √5 आपके पास इररेशनल है, रैशनल नहीं है। हो गया एक ये वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो एक तरीके से हम लोगों ने 19 क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है ना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो बच्चों। इसके बाद टेंशन मत लो, आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। और बताओ, चलो तो ये वाला क्वेश्चन हो गया ना। अब अगर हम लोगों ने √5 को एक इररेशनल नंबर साबित कर दिया है, तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि चलो हम आपको गिवन दे रहे हैं √5 एक इररेशनल है, अब अगर आपसे बोल दिया जाए कि हम आपको गिवन दे रहे हैं कि √5 एक इररेशनल है, अब आप साबित करो कि 2√5 - 3 एक इररेशनल नंबर है।
कि 2√5 माइनस 3 क्या है, एक इर्रेशनल है। तो इसको साबित करना कोई बड़ी बात नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान है, सिंपल सी बात है। मैंने आपको सिखा दिया कि ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगर आप लोगों को इस नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना है तो कॉन्ट्राडिक्शन से करके देखते हैं। मैंने बोला कि हम बोल देते हैं लेट 2√5 माइनस 3 बी माई रैशनल नंबर। इसको अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसको भी मैं रैशनल नंबर बोल रहा हूं। अब यहां पर मेरा दिल कहीं ना कहीं बोल रहा है कि दिल गलती कर बैठा है, तूने इर्रेशनल बोला है, पर अभी हम लोग रैशनल लेके चल रहे हैं, है ना। अब अगर ये रैशनल है तो ये बात पक्की है कि ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होगा, जहां पर पी और क्यू को प्राइम होंगे, यानी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, पी और क्यू का। ये चीज है को प्राइम नंबर की खासियत, आप समझ ही गए हो। मैंने बोला भाई -3 को राइट साइड भेजते, तो 2√5 बराबर पी बाई क्यू प्लस 3, इसका एलसीएम ले लो। 2√5 बराबर पी प्लस 3 क्यू बाई क्यू, 2 को डिवाइड में भेज दिया। √5 बराबर पी प्लस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू। यार बच्चा बता देगा, आप लोग भी बताओ। ये पार्ट तो इर्रेशनल है ऐसा क्वेश्चन ने बोला, ये पार्ट आप खुद बताओ कि रैशनल है या नहीं है। ये इर्रेशनल है, ये रैशनल है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कभी भी एक इर्रेशनल रैशनल के इक्वल हो? तो यहां पर लिख देना कि इर्रेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। सीधा सिंपल कि अबव इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, अबव इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऊपर का इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है, हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट कि यहां पर 2√5 माइनस 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 19 भी डन। अब करते ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है बताओ? गला दुख रहा है बहुत तेज। 20 क्वेश्चन हो गए ना 20 पे। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 एंड प्रोडक्ट इज 6। अरे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अगर आप लोगों को फॉर्म करना होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आपको कभी भी फॉर्मेशन करना हो ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला है। देखो k तो किशोर सर आगे आएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, सम है -5, तो उस हिसाब से हो गया -5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 6।